बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें आज हम ओहम लॉ अंडरस्टैंड करेंगे। ओहम लॉ का जो IV कर्व है उस पर कुछ बात करेंगे कि उसका स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और इस पर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर हम मूव करेंगे रेजिस्टेंस की तरफ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो रेजिस्टेंस को डिटेल से देखेंगे, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और फिर रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, इनको अंडरस्टैंड करेंगे। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों के साथ चेंज हो सकता है, तो वो सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और जिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर इफ़ेक्ट, ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो हम सबसे पहले ओहम लॉ पे जाते हैं। ओहम लॉ एक सिंपल एम्पिरिकल रूल है और अगर मैं इसको मैथमेटिकली स्टेट करूं तो ओहम लॉ कहता है कि किसी सर्किट के अंदर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के या अप्लाइड वोल्टेज के। पोटेंशियल डिफरेंस आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, सिर्फ आपको याद दिला दूं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो है अभी मेरे हाथ में पड़ा हुआ है और मेरे हाथ का जो सरफेस एरिया है इसके हर एक पॉइंट का ग्राउंड से डिस्टेंस एक जितना है, इसलिए हर एक पॉइंट पर एक जितना पोटेंशियल है। इसलिए अगर मैं ये मार्कर यहाँ पे रखूँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम होने की वजह से ये इधर उधर मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी एक साइड का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम हो और एक साइड का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा हो तो ये नीचे मूव करने लगेगा इस तरह। तो इससे हुआ क्या, मैंने एक साइड को हायर पोटेंशियल पे किया, हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे, दूसरे साइड को लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे किया, जिससे यह मास मूव हुआ। अगर यही काम आप किसी सर्किट के अंदर करते हैं तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक करंट की बात की थी, उसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के अंदर जो है चार्जेस की फ्लो का नाम है। अब इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब है कि एक को किसी बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ दें, एक साइड को किसी बैटरी के साथ नेगेटिव के साथ जोड़ दें, तो ये एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है जो चार्जेस को मूव करेगा। जिस साइड पे पॉजिटिव है उसको अमूमन कन्वेंशनली हायर पोटेंशियल पे एज्यूम किया जाता है और जिस साइड पे नेगेटिव है उसको लोअर पे एज्यूम किया जा सकता है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा कन्वेंशनल करंट मूव करता है, या इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो वो करंट जितना ज़्यादा हम उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, उतना ज़्यादा करंट किसी सर्किट के अंदर होगा। तो सर्किट के अंदर ये बात मैं कैसे शो कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एक बैटरी है और ये उस बैटरी का हायर पोटेंशियल है और ये दूसरी साइड पर मैंने इसका लोअर पोटेंशियल बनाया, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ठीक है। अब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा, लेकिन इसके लिए शर्त है कि सर्किट क्लोज्ड हो। तो सर्किट के अंदर लेट सपोज मैंने कोई बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, और उसके फिलामेंट के ज़रिए सर्किट जो है क्लोज्ड है। तो जब इस और या फिर अगर मैं इसके साथ एक यहाँ पर वोल्ट या करंट मेजर करने का डिवाइस लगा लूँ, दैट इज़ एमीटर, वो हम जब थर्ड चैप्टर में जाएंगे उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एमीटर कैसे वर्क करता है। फिलहाल ये सिर्फ हमें बताता है कि सर्किट के अंदर करंट कितने हैं। तो अगर मैं इस बैटरी को वेरिएबल बैटरी मान लूँ तो इसके अंदर मैं वोल्टेज ज़्यादा करता जाता हूँ और वोल्टेज ज़्यादा करने से ये वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मेरे पास करंट की डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। सो ये इंतहाई सिंपल और एक एम्पेरिकल रूल जो है वो हमने स्टडी किया। उसने देखा कि जितना वोल्टेज आप ज़्यादा करते जाते हैं करंट ज़्यादा होता जाता है और आपके पास एक स्ट्रेट कर्व आता है और इस स्ट्रेट जो ग्राफ है इसका स्लोप जो है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है और यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि स्लोप का मतलब है राइज डिवाइडेड बाई रन। चूँकि ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें, मतलब ये है कि ये स्लोप हर जगह एक जैसे है, तो इसलिए हम एक ही आई डिवाइडेड बाई वी लिख सकते हैं। यानी राइज, उसमें कोई राइज आई है वो आई है और कोई रन हुआ है दैट इज़ वी। सो वी इज़ दैट। इस स्लोप का इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है, उस पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर तो ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप ये रिलेशन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन को इक्वेशन बनाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। और अगर आप देखें यहाँ पे वो कांस्टेंट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, I बाई वी है, बिकॉज दैट कांस्टेंट इज वी उस साइड पे जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा I डिवाइडेड बाई वी। तो I डिवाइडेड बाई वी
वो स्लोप है जो कि कांस्टेंट रहेगा। जब तक ये स्लोप कांस्टेंट है तब तक ओहम लॉ वैलिड है। जब ये स्लोप चेंज होगा इट मीन्स ओहम लॉ वहाँ पे अप्लाई नहीं की जा सकती। क्या है ये, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको कहा जाता है जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आमतौर पर हमारी केपी और फेडरल की टेक्स्ट बुक में इसको जी से रिप्रेजेंट किया गया है और इसको कंडक्टेंस कहते हैं। जबकि इसका रेसिप्रोकल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, दैट इज़ वी डिवाइडेड बाई आई। एंड अगर इसको मैं उल्टा लिखूँ, इसका रेसिप्रोकल लूँ 1/g, तो इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आर से डिनोट होता है रेजिस्टेंस। तो ओहम लॉ जो है उस सूरत में वैलिड है जब तक स्लोप कांस्टेंट है, यानी कंडक्टेंस कांस्टेंट है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अब रेजिस्टेंस जो है कब तक कांस्टेंट है और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है जिसके बारे में आपने याद रखना है, दैट इज़ टेम्परेचर। सबसे अहम चीज़ जो रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट कर सकती है दैट इज़ टेम्परेचर। उसकी डिटेल आगे डिस्कस करते हैं, बट अगर आपने रेजिस्टेंस को, कंडक्टेंस को कांस्टेंट रखना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपने कांस्टेंट रखनी है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो किसी पार्टिकुलर कंडक्टर के अंदर इसको अप्लाई किया जा सकता है। मैंने पार्टिकुलर कंडक्टर कहा क्योंकि और भी फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली टेम्परेचर उनके बेस में होता है। असल में टेम्परेचर होता है जो रेजिस्टेंस को या कंडक्टेंस को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट है तो तब तक स्लोप ऑफ आई कर्व कांस्टेंट होगा और इससे हमें कंडक्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है और उस कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल फिर रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा यूनिट्स की तरफ भी जाएंगे, लेकिन ये ग्राफ के मुतालिक बात करना ज़रूरी है। ये इसलिए अगर तो ये ग्राफ इस तरह हो, मतलब ये इंक्रीजिंग स्लोप है, मतलब पहले स्लोप कम है और बाद में स्लोप इंक्रीज़ हुआ, या डिक्रीजिंग स्लोप है, तो उस सूरत में ये यहाँ पे ओहम लॉ को अप्लाई नहीं किया जा सकता। और इसकी एग्जांपल हैं थर्मिस्टर में, या थर्मिस्टर में ये होता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी के साथ चेंज होता है, तो वहाँ पे इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। सेमीकंडक्टर्स में इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पर ये स्लोप कांस्टेंट नहीं रहता। इस तरह किसी इस बल्ब का अगर मैं ये फिलामेंट है ये हीट अप हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में यहाँ पर ओहम लॉ जो है, ओहम लॉ फेल हो जाता है। जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाती और इस वजह से फिर ये स्लोप कांस्टेंट नहीं रहता और ओहम लॉ फेल हो जाता है। तो जो बल्ब हीट अप होता है उस बल्ब की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। इस तरह और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली पूछे जा सकते हैं इसलिए बता दिया। असल चीज़ जो आपने याद रखनी है, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहना है और स्लोप इसकी कंडक्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वेल आप ऐसा भी कर सकते हैं, चूँकि ये एक रूल है, एम्पिरिकल रूल है, तो इसको आप इस तरह भी कहीं पे देख सकते हैं कि किसी ने ग्राफ ऐसे बनाया हो कि इस साइड में पोटेंशियल डिफरेंस है और इस साइड पे करंट है, तो फिर इस ग्राफ का स्लोप जो है वो फिर डायरेक्टली आपको रेजिस्टेंस देगा, यानी इसका अब स्लोप जो है ये रेजिस्टेंस देगा V डिवाइडेड बाई I। लेकिन अब अगर मैं उस पहले वाले केस की बात करूं तो यहाँ पर मैं G लिखूँगा, यानी 1/R लिखूँगा। अगर नहीं बताया गया हो कि इस तरह है ग्राफ, तो अमूमन ग्राफ I और V के दरमियान होता है। I जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वोल्टेज जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये 1/R हो जाएगा I/V, यानी अमूमन ऐसे होगा। और स्लोप जो है वो G होगा, दैट इज़ I डिवाइडेड बाई V। लेकिन इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ग्राफ पे कि आपको मैं दो ग्राफ दूँ, फॉर एग्जांपल एक ग्राफ A है और एक ग्राफ B है, और आपसे पूछूं कि ये दो मुख्तलिफ कंडक्टर्स के लिए हमने ये ग्राफ बनाए हैं। दोनों कंडक्टर्स हैं, मोस्टली ओहम लॉ जो है मेटल्स में या कंडक्टर्स में वैलिड होता है। तो दो कंडक्टर्स हैं और एक A है और एक B है, और आपसे पूछा जाए कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो सिंपल पहचान ये है कि जो वोल्टेज के करीब है, वोल्टेज एक्सिस के करीब है, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जो करंट के एक्सिस के करीब है उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तो ये सिंपल पहचान आपने याद रखनी है। जो वोल्टेज एक्सिस के करीब है, यानी RA इज़ ग्रेटर देन
आर बी, कंडक्टर ए की रेजिस्टेंस ज़्यादा है कंडक्टर बी से, जो वोल्टेज एक्सिस के करीब है, इस तरह याद रखना है, क्योंकि इसका आप देखिए ना स्लोप कम है और स्लोप कंडक्टेंस है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा, तो ग्राफ जैसे भी बना हो, इधर भी हो इधर भी हो, लेकिन आपने फिर वहाँ पे ये देखना है कि जो वोल्टेज के एक्सिस के करीब है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जो करंट के एक्सिस के करीब है उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है। और जो है मेटल्स में वैलिड है, और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स या जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता वहाँ पे ये वैलिड नहीं होता। मैं बाकी चीज़ें मिटा के ये सिर्फ छोड़ देता हूँ, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। R इज इक्वल टू R उस साइड पे जाएगा और ये V/I हो जाएगा, या ज़्यादा आम फॉर्म इसका ये है, आपने इस हालत में इसको बहुत ज़्यादा देखा होगा, V इज इक्वल टू IR। अब इसके अंदर ये जो R है जिसकी जैसे यहाँ पे हमने बात की है, इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये भी ओहम के नाम के साथ जुड़े हुए हैं इसकी यूनिट्स। सो इसका यूनिट है ओहम, और इसको यूँ लिखा जाता है, कैपिटल ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ दीज टू इसको लिखूं, सो इसको 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर। अगर किसी वायर के अंदर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आने से उसमें 1 एम्पियर का करंट पैदा होता है, तो इसका मतलब है इसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम है। और अब अगर मैं इसकी डिपेंडेंस की बात करूँ, किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, तो पहले मैं मेटल्स के केस में बात कर रहा हूँ, कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ओहम लॉ से हम जा रहे हैं। तो कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस जो है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर है। अगर आप लेंथ डबल करते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस लाजमी तौर पे डबल होगी। फिर लेंथ डबल करने के कई तरीके हो सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। स्ट्रेच करने से भी डबल हो सकता है, या उसके साथ दूसरी वायर जोड़ने से भी उसकी लेंथ बढ़ाई जा सकती है। लेकिन बहरहाल लेंथ ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और उस वायर की, जिस वायर कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके साथ रेजिस्टेंस इन्वर्सली रिलेटेड है। लाइक अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, मतलब वो वायर जो है उसका डायमीटर ज़्यादा है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी। और रेजिस्टेंस जो है बुनियादी तौर पे अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ चार्ज। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर ये आप जानते हैं, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्टर के अंदर से चार्ज फ्लो करते हैं, उसको जो मुज़ाहिमत पेश होती है, पोजीशन होती है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें ना, ये इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, लेकिन एक तीसरी चीज़ है जो इसको इफेक्ट करती है, दैट इज़ नेचर ऑफ द मटेरियल। ये बना किस चीज़ से है, ये कौन सा मेटल है। तो डिफरेंट मेटल्स की के अंदर सेम लेंथ और सेम एरिया पे डिफरेंट रेजिस्टेंस होती है, तो वो डिपेंड करता है जी उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। और इसका ताल्लुक जो है वो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल के साथ है, उसमें आगे बात करते हैं। लेकिन इन 3 चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके अलावा ये जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, और लेकिन असल में टेम्परेचर रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करता है, और रेजिस्टिविटी की वजह से फिर रेजिस्टेंस भी इफेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिटली सिर्फ ये 3 चीज़ें लिखूँगा, टेम्परेचर पे बाद में आते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि रेजिस्टेंस लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी तीनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक कंडक्टर बना लेता हूँ जिसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और उसकी कोई लेंथ है L, और इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है, एरिया A है, लेंथ L है, और इसके जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ R, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखी है, रो L डिवाइडेड बाई A। ठीक है, ये ज़रा मिटा दूँ। रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, तो ये रेजिस्टेंस है। और अब मैं करता हूँ क्या कि लेंथ चेंज कर लेता हूँ,
तो लेंथ के चेंज होने से नई रेजिस्टेंस क्या होगी, रो एल डैश डिवाइडेड बाई ए। अब मैंने यहाँ पर नीचे ए लिखा है बिकॉज मैंने सिर्फ लेंथ चेंज की है। सो लेंथ कितनी चेंज की है, अब मैं कहता हूँ जी वो 2L है। तो अगर मैंने लेंथ को डबल किया है तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा 2L, और नीचे उसी तरह A है तो नया जो रेजिस्टेंस है R डैश दैट वुड बी 2 टाइम्स रो L डिवाइडेड बाई A, यानी नई जो रेजिस्टेंस है वो पुरानी रेजिस्टेंस का डबल होगी। ये रो L बाई A मेरे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैंने सिर्फ L चेंज किया। अब मैं कहता हूँ कि नहीं जी सिर्फ एरिया चेंज कर लेते हैं। सो R इज इक्वल टू रो L बाई A, R डैश जो है रो L बाई A डैश। इस दफ़ा मैं सिर्फ एरिया चेंज कर रहा हूँ और लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि एरिया को हाफ कर दिया, एरिया हाफ कर दिया, तो अब रेजिस्टेंस को क्या होगा रो L डिवाइडेड बाई A बाई 2। इसकी जगह मैंने A बाई 2 पुट किया। तो अब जो नई रेजिस्टेंस है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर असल में न्यूमिनेटर है, तो ये 2 रो L बाई A ये हो जाएगा। यानी इस तरह करने से भी हम रेजिस्टेंस को डबल कर सकते हैं। और फिर अगर मैं ये दोनों चीज़ें इकट्ठी अप्लाई करूँ, लाइक मैं कहूँ कि लेंथ भी डबल हुआ और एरिया को भी हाफ कर दिया, तो फिर इकट्ठा भी आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ये दोनों कॉन्सेप्ट इकट्ठे कैसे होंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई A, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश। अब जैसा कि लेंथ डबल हुई है तो इसको 2L लिख लें, एरिया हाफ हुआ है A बाई 2 लिख लें। ये मटेरियल तो चूंकि अभी हमने वही रखा है, हमने ये नहीं कहा कि अब कोई डिफरेंट मटेरियल है, तो सिर्फ ये चीज़ें चेंज हुई है तो उसके ऊपर मैं कोई डैश नहीं लिख रहा, उसको वैसे लिख रहा हूँ। यहाँ से डिनोमिनेटर का 2 ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा रो L डिवाइडेड बाई A एंड दैट इज़ R डैश, यानी न्यू रेजिस्टेंस इज़ 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, कौन कौन सी चीज़ चेंज हुई है। अगर तो एक में चेंज आई है बेशक आप एक को यूज़ करें, दोनों में चेंज आई है तो दोनों को आपने उसमें इसी तरह से अप्लाई कर लेना है। अब मैं कुछ और सिचुएशंस भी डिस्कस कर लूँ। ये तो लेंथ और एरिया के साथ सिंपल जो है रूल था, जब क्लियरली बताया गया हो कि लेंथ डबल किया, एरिया हाफ किया, रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट रखा, तो फिर तो बड़ा आसान है। लेकिन कभी कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, मैं ज़रा मिटा दूँ। कभी कभी यूँ हो जाता है कि वो कह देते हैं कि जी लेंथ हमने स्ट्रेच करके चेंज कर दी। सो जब स्ट्रेचिंग की बात हो या कंप्रेस करके लेंथ में चेंज आए, या वो कहते हैं कि जी री शेप किया, ठीक है ना, मेल्ट किया और उससे कोई दूसरा कंडक्टर बनाया, यानी वो सारे केसेस कि जब कि जिसके अंदर डेंसिटी या वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। जब आप स्ट्रेच करते हैं ना, और स्ट्रेच करने से लेंथ चेंज होती है, तो इससे वॉल्यूम चेंज नहीं होता, बल्कि क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा कम हो जाता है और एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट सेम रहता है, तो इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया। इस तरह आप किसी चीज़ को मेल्ट कर लेते हैं और वो मेल्ट करने के बाद दोबारा उसे किसी और शेप में डिज़ाइन करके एक और वायर बना लेते हैं, तो अब भी उसका वॉल्यूम वही रहेगा, बिकॉज वही मटेरियल है, उसकी डेंसिटी वही है, तो उसका वॉल्यूम भी वही रहेगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम से डेंसिटी आती है, मास में तो चेंज नहीं आई, तो इसलिए हम डेंसिटी और वॉल्यूम को कांस्टेंट एज्यूम करें। तो उन सारे केसेस में आप एक काम किया करें, वहाँ पर फिर ये होगा कि रेजिस्टेंस को आप इस तरह लिख सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम का जो फार्मूला है दैट इज़ A मल्टीप्लाइड विद L। इस केस में मैंने कैपिटल L लिखा है, तो इस तरह लिख लेते हैं AL वॉल्यूम है, ये वोल्टेज नहीं है, इसको उसके साथ कंफ्यूज ना करें, ये वॉल्यूम है, A और L इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और इस लेंथ पे डिवाइड भी करता हूँ, क्या होगा, रो L स्क्वायर आएगा, नीचे AL होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं रो डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, इसके साथ मैं थोड़ा सा OL लिखूँगा ताकि आप इसको वोल्टेज ना समझें, ये वॉल्यूम है, वोल्टेज में भी OL होता है, दांत से मुसीबत तेरा, बस इसको ऐसे ही क्या कह सकता हूँ, बस आप वैसे ही याद रखें कि ये वॉल्यूम है, रो डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब ये तो कांस्टेंट है और इसके साथ
एल का स्क्वायर है तो फिर आर जो है, चूँकि ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल हो जाता है एल स्क्वायर की। तो अगर वो कह देते हैं कि स्ट्रेच करने से लेंथ डबल हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि एल डैश इज इक्वल टू 2L, और आप क्या लिखेंगे, रो बाई वी स्क्वायर, ये वॉल्यूम सॉरी वी रो बाई वी, और एल स्क्वायर तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो अब भी वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन आर डैश में मैं रो बाई वी और मल्टीप्लाइड विद एल डैश स्क्वायर लिखूँगा। एल डैश की जगह हम 2L पुट करें तो आप देख सकते हैं कि आर डैश जो है वही लेंथ डबल करने से अब ये 4 गुना हो जाएगा, बिकॉज ये 4 बाहर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और बाकी वही चीज़ जो पहले से मौजूद है एल स्क्वायर, एंड वी गेट आर डैश इक्वल्स टू 4 टाइम्स आर, बिकॉज ये आर के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस डायरेक्टली 4 टाइम हो गई। ये वही केस है जो हमने पहले डिस्कस किया कि लेंथ भी चेंज हुआ, एरिया भी चेंज हुआ, बिकॉज जब आप लेंथ डबल करते हैं सो ए डैश एल डैश इज इक्वल टू ए एल, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, इसलिए लेंथ डबल करने से ए डैश इज इक्वल टू 2L। आपको क्या मिलता है, ए डैश जो है ए एल डिवाइडेड बाई 2L, यानी वो हाफ हो जाता है एरिया। तो लेंथ डबल करने से एरिया हाफ हो गया है। अगर आप स्ट्रेच करें तो ये वो केस है, कंप्रेस कर लें तो इससे एरिया कम ज़्यादा हो तो इससे लेंथ भी चेंज होगी। तो दोनों एक दूसरे के साथ साथ चेंज होते हैं। अब मैं एरिया की अगर बात करूं तो ये शॉर्टकट के तौर पे आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जो पहले मैंने केसेस लिखे हैं उसमें डायरेक्ट आप एल स्क्वायर के साथ इसको रिलेट किया करें। आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए किया ताकि आपके जहन में बैठ जाए, बाकी आप जल्दी करेंगे। आर इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ, एंड दिस लेंथ इज़ देन इफ लेंथ इज़ डबल्ड, आप सिंपली कहें कि रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगी, लेंथ ट्रिपल हो गया, रेजिस्टेंस 9 गुना हो जाएगी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वो वाला केस हो जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, मतलब स्ट्रेच करें या रीशेप वगैरह करके। अगर आप एरिया की बात करें तो इसी चीज़ को अगर मैं यानी रो एल बाई ए को एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो मेरे पास जो नया फार्मूला आता है दैट इज़ रो मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ एरिया। तो वो अगर कह दें कि जी एरिया हाफ हो गया तो आपने अकॉर्डिंगली ये देखना है कि रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ गई होगी, बिकॉज आर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ एरिया। ये वो केस है जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। फिर ये भी हो सकता है कि कभी कभी वो आपको कह दें कि जी स्ट्रेच करने से रेडियस डबल हुआ या रेडियस हाफ हुआ, तो फिर एरिया की जगह आप रेडियस के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज एरिया के अंदर रेडियस का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पाई स्क्वायर आर 4, तो यहाँ पर रेडियस का 4 आ जाएगा। तो डायरेक्ट रेडियाई गिवन हो, मतलब 2 वायर्स हैं, एक वायर है और उसको स्ट्रेच किया और इसका रेडियस हाफ हुआ या डायामीटर हाफ हुआ, तो फिर आप ये फार्मूले यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली डायमीटर के साथ या रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट इफेक्ट। लाइक मैं कह दूँ कि रेडियस जो है वो डबल हुआ, स्ट्रेच करने से कंप्रेस करने से रेडियस डबल हुआ, तो इससे ये होगा कि रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 2 की पावर 4 ले, यानी 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स कम हो गई होगी अगर ये डबल हुआ है। एंड अगर ये हाफ हुआ है तो फिर 16 टाइम रेजिस्टेंस इसके साथ ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये उस सूरत में जब रीशेपिंग हो या स्ट्रेचिंग वगैरह हो। सिंपली कह दिया जाए कि जी एक वायर है जिसका डायमीटर आर या डी है और दूसरे का d/2 है, अब इसमें क्या फ़र्क होगा, तो फिर वो डायरेक्ट इस तरह बताएंगे कि रो एल डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर या 4L रो एल, अगर डायमीटर की फॉर्म में लिखें तो पाई डी स्क्वायर हो सकता है। वैसे तो डायमीटर के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है या रेडियस के स्क्वायर के साथ, लेकिन अगर स्ट्रेच और कंप्रेस करने की बात हो तो फिर आपने ये वाली केस याद रखनी है। तो बहुत सारी इसमें शॉर्टकट्स बन सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे आपके जहन में ये फार्मूला हो। आपने हर एक फैक्टर को देखना है, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करना। हाँ, कभी कभी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। रेजिस्टिविटी कैसे, फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं कि जी एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो 1 है और उसको एक दूसरे वायर के साथ हमने जोड़ लिया सीरीज़ में, दैट इज़ रो 2, और अब आप बताएं कि जी इस कंबाइन सिस्टम की रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो इसके लिए सिंपल रूल है एंड दैट इज़ एवरेज रेजिस्टिविटी।
एंड दैट इज सिंपली द सम डिवाइडेड बाई द नंबर जितने भी हैं. सो 1/2 रो 1 प्लस रो 2. इसको प्रूफ भी किया जा सकता है बिकॉज पूरे की रेजिस्टिविटी अगर मैं रो कहूँगा तो रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला बनता है रेजिस्टेंस के फार्मूले से, इस फार्मूला से, दैट इज़ RA डिवाइडेड बाई L. तो एक के लिए RA डिवाइडेड बाई L 1 है और दूसरे के लिए RA डिवाइडेड बाई L 2 है और लेंथ तो दोनों सेम है. तो फिर मैं एक को भी L कहूँगा, दूसरे को भी L कहूँगा. ये जब कंबाइन होंगे तो उसको L डैश कह देता हूँ. तो नई जो रेजिस्टिविटी होगी, चूँकि हम जानते हैं कि एक वायर है तो उनके रेजिस्टेंसेस आपस में ऐड हो जाएंगे. तो R1 प्लस R2 दैट इज़ इक्वल टू R. और इस फार्मूला के मुताबिक रो 1 L बाई A प्लस रो 2 L बाई A. राइट साइड पे रो L डैश बाई A ये लिखेंगे. और चूँकि अगर मैं इसमें से L बाई A कॉमन ले लूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रो 1 प्लस रो 2. और इस साइड पे मैं लिखूँगा, चूँकि L डैश जो है वो 2L है, तो मैं लिखूँगा रो 2L डिवाइडेड बाई A. L बाई A और L बाई A दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएंगे. 2 इस साइड पे आ जाएगा. सो दैट वुड बी रो 1 प्लस रो 2 एंड दैट इज इक्वल टू रो. तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन असल में आपने बस ये याद रखना है कि उनका एवरेज हमने लेना है जितने भी गिवन होंगे. रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या हैं? चूँकि दैट इज़ RA बाई L, तो R के लिए ओहम, A के लिए मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, तो ये हो जाएगा जी ओहम मीटर. सो इसको, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर एंड ऐसा यूनिट है. और बाकी आपने देखा रेजिस्टिविटी अब किस चीज़ पे डिपेंड करती है. इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए कहते हैं कि अगर मैं एरिया को 1 मीटर स्क्वायर पुट कर लूँ और लेंथ को 1 मीटर पुट कर लूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये दोनों सेम आ सकते हैं न्यूमेरिकली. सो ये वो अगर 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है तो उसकी रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है रो. और ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? आर की तो हमने बात की और आर में मैंने देखी टेम्परेचर की बात अभी नहीं की, वो इधर से आपको मालूम हो जाएगी. रो जो है रेजिस्टिविटी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. और ये इसका दूसरा ताल्लुक है नेचर ऑफ मटीरियल के साथ. ठीक है. तो किस तरह का मटेरियल, हर मटेरियल की हर टेम्परेचर के ऊपर एक डिफाइंड रेजिस्टिविटी होती है. और फिर इसके लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कंडक्टिविटी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए. कंडक्टिविटी जो है ये एक और क्वांटिटी है कंडक्टिविटी. और कंडक्टिविटी के लिए सिंबल सिग्मा यूज़ होता है, स्मॉल सिग्मा. लास्ट चैप्टर में आपने इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए भी यूज़ किया है, लेकिन सिंबल्स यूज़ किए जा सकते हैं जैसे वोल्टेज और वॉल्यूम का लांझा था कुछ देर पहले. तो ये चलता रहेगा, बस आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है. कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, या हम यूँ कह सकते हैं कि चूँकि रेजिस्टिविटी को समझने के लिए हमने इसे समझना है तो मैं इसमें फ़िलहाल कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की बात नहीं ला रहा. ये यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रेजिस्टिविटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. असल में हमने कंडक्टिविटी को अंडरस्टैंड करना है और वहाँ से हम रेजिस्टिविटी को समझेंगे. कंडक्टिविटी जो है वो मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर Ne² था डिवाइडेड बाई m इस पर डिपेंड करती है. इसमें E जो है दैट इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड n जो है, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर मोबाइल जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए उसका चार्ज है. m उसका मास है, पहले m की बात कर लूँ. m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. n जो है दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यानी नंबर डेंसिटी है, नंबर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. ठीक है. मीटर रेज़ टू द पावर -3 इसका यूनिट है. और फिर टाइम t, ये रिलैक्सेशन टाइम है. लास्ट लेक्चर में थोड़ा मैंने इसको डिस्कस किया है. रिलैक्सेशन टाइम,
जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो टाइम एंड अगेन उसका जो है उसकी कोलिजन होती है, वहाँ पर मौजूद और पार्टिकल्स के साथ यानी एटम्स होते हैं या बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन करता है। हर दो कोलिजन्स के दरमियान उसे जो टाइम मिलता है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और ये फिर उन सारे टाइम्स का एवरेज हम निकाल देते हैं, दैट इज़ मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो ये वो टाइम है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि बुनियादी तौर पर सिग्मा जो है कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स और रिलैक्सेशन टाइम इस पे डिपेंड करता है। यानी ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे अच्छा कंडक्टर होगा, और दो कोलिजन्स के दरमियान ज़्यादा टाइम लगता है तभी वो एक अच्छा कंडक्टर होगा, यानी उसमें रेजिस्टेंस उसी हिसाब से कम होगी। सो टाइम किन चीज़ों के साथ चेंज हो सकता है? अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर लेते हैं तो हम टेम्परेचर ज़्यादा करने से, चूँकि कंडक्टर के अंदर एन ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की दरमियान की कोलिजन ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे टा कम हो जाता है। एन जो है इस पर्टिकुलर केस में इग्नोरेबल इन कंडक्टर्स, या यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कह दें कि एन की वैल्यू इतनी कम है कि इसको इग्नोर करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि टेम्परेचर के ज़्यादा होने से एन ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये कहाँ पर? इन मेटल्स या कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर ऑलरेडी 10⁻28 ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कापर में, या 10⁻29, तो टेम्परेचर बढ़ने से उनमें कोई ख़ास चेंज नहीं आ सकती, सिंपली उनकी कोलिजन ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये मेटल्स के केस में टेम्परेचर चेंज होने से असल में रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो पार्टिकल्स जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं। तो जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं तो टा कम हो जाता है ना, तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है। कंडक्टिविटी के कम होने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए मेटल्स के अंदर जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, और बुनियाद ये है कि असल में रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। इसलिए उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, जिसे अल्फ़ा कहा जाता है, वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने से अगर तो टा कम हो जाता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है, कंडक्टिविटी कम होने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और कंडक्टेंस कम हो जाती है। इसीलिए मेटल्स में ऐसे होता है। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो वहाँ पर किस्सा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। सेमीकंडक्टर्स में रिलैक्सेशन टाइम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें फ्री चार्ज मेटल्स के बदले काफ़ी कम होते हैं। तो जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो उसमें मज़ीद जो है फ्री चार्ज आते हैं। ये भी यहाँ पे ये बात कह दूँ, सेमीकंडक्टर्स में जो है कंडक्टिविटी का ताल्लुक मोस्टली एन के साथ है, बिकॉज द रिलैक्सेशन टाइम उसमें इतना इफेक्ट नहीं होता, इतना ज़्यादा चार्ज नहीं होता कि कोलिजन्स होती होंगी, लेकिन कंसिडरेबल नहीं होती। वहाँ पर टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एन बढ़ता है। तो देखिए एन का सिग्मा के साथ ताल्लुक डायरेक्ट है, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी बढ़ती है तो आपके हिसाब से ये यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिखा है, रेजिस्टिविटी को कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस को कम होना चाहिए, कंडक्टेंस को ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए सेमीकंडक्टर्स में किस्सा मुख्तलिफ होता है। इनका अल्फ़ा यानी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव होता है। ये NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, जबकि मेटल्स जो होते हैं वो PTC होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट उनका होता है, उनका अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। और अल्फ़ा का मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ें करेंगे। अल्फ़ा जो है इसको RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 डेल्टा T, या सिंपली T लिख लें सेल्सियस में। तो 0 सेल्सियस पे ये रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर T पे ये है। तो अगर RT ज़्यादा है R0 से, यानी हाई टेम्परेचर पे ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब है अल्फ़ा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये कंडक्टर है। लेकिन अगर RT कम है तो इसका मतलब है हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कम हो गई है, तो फिर यहाँ से नेगेटिव आएगा, अल्फ़ा नेगेटिव होगा सेमीकंडक्टर। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह पामान।